बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर हम लोगों को पार्लियामेंट की नॉर्म्स का, एथिक्स का शराजा बिखरते हुए नजर आया। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बार फिर ख़वातीन को अटैक किया और इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को अटैक किया गया, जिनको उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसको इंग्लिश में तर्जुमा करके उन्होंने बाद में गार्बेज कहा। अजीब अफसोस की बात यह थी कि पार्लियामेंट के तमाम एथिक्स, नॉर्म्स, वो जो अवामी नुमाइंदगी है वो तो नज़र नहीं आई, लेकिन सियासी चपकलिश, सियासी रस्साकशी और सियासी पेटीनेस हम लोगों को पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर नज़र आई। यही वो जगह है जहाँ बड़े आराम से तहम्मुल से गुफ्तगू भी हो सकती है और कानून साजी भी इधर ही होती है, लेकिन यही वो जगह भी है जिसको हम लोगों ने किस तरीके से तेज़ी से एक उज़ूए मुअत्तल बनते हुए देखा, वो बात भी हमारे सामने है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज क्या फरमाया, ज़रा वो सुनिएगा। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है। ख़वातीन के ऊपर बात करना वैसे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बड़ा ही आसान है, बड़े आराम से उंगलियां उठा दी जाती हैं ख़वातीन के ऊपर, ख़वातीन के कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की हरकत होते हुए नजर आएगी ऐसा सोचा भी ना था, लेकिन ऐसा हुआ। माजी में भी हुआ, मामलात को तब्दील किया गया, लेकिन लगता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को खुद भुला दिया गया है उन जमातों की तरफ से जिन्होंने साइन की थी। वैसे तो हमला अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पर हो रहा था, लेकिन मामलात आपस में हुकूमत के भी को बहुत अच्छे नहीं हैं। इस टाइम पर हुकूमत के दरमियान बहुत सारे मामलात के ऊपर एक पेज पर आना नामुमकिनात के अंदर से हो गया है, ना सिर्फ नामुमकिनात में से हो गया है बल्कि खबर उड़ा दी जाती है और उसके बाद फिर दूसरी जमातें उसकी तरदीद करती रहती हैं। इसी तरह की एक खबर थी इसहाक डार साहब के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होने की, जिसकी तरदीद बाकी सारी जमातें करते हुए तो सुनाई दे रही हैं, लेकिन PMLN की तरफ से, इसहाक डार साहब की खुद की तरफ से ऐसी तरदीद जो कि बड़ी वाज़े हो, दो टोक हो, वो होते हुए नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में बड़ा वाज़े होता है कि हुकूमत की आपस की जमातें जो हैं अब इलेक्शन मोड की वजह से एक दूसरे के साथ ही रस्साकशी करने को तैयार है। हमारे साथ इस टाइम पर पहले सेगमेंट के लिए आज के प्रोग्राम के अंदर कमर जमा कायरा साहब मौजूद हैं, मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ दो वकला अहमद अवैस साहब और नवीद मलिक साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कायरा साहब आपकी तरफ आती हूँ। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हुकूमत के अपने मामलात के अंदर ऐसा लगता नहीं है कि जैसे करॉबोरेशन है या मामलात एक सिमत में चल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 60 और 90 दिन का, यानी हुकूमत को क्या 12 अगस्त तक चलाना है या फिर हुकूमत को उससे पहले तहलील कर देना है, क्योंकि इन दोनों के रेपरकशंस ये होंगे कि अगर 12 अगस्त तक चलती है, अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो केयर टेकर सेटअप 60 दिन के लिए होगा और अगर उससे पहले तहलील कर दी जाती है तो 90 दिन के लिए होगा। PDM और पीपल्स पार्टी और बाकी जितनी जमातें हैं हुकूमत के अंदर, इनके माबैन इस हवाले से कोई फैसला या कोई मामला तय पाया है कायरा साहब? देखिए, अब यकीनन थोड़े दिन रह गए हैं, अब ये फैसला होने वाला है और इसके अंदर मुशावरत जमातों की लीडरशिप के दरमियान या उनके अपने अंदर ये डिस्कशन जरूर हुई है। हमारे तक तो नहीं उसकी खबर, लेकिन ये बात करीने कयास है कि इस पर गुफ्तगू हुई होगी, क्योंकि अब थोड़े दिन है बाकी। लेकिन क्या गुफ्तगू हुई है वो हमें नहीं पता। और मैंने यही अर्ज किया ना कि 8 दिन 8 को टूटे या 10 को टूटे, क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी जमात को तो। रही बात अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है, मोस्ट लाइकली इस वक्त के जो हालात बने हुए हैं 90 दिन की तरफ ही जाया जाएगा कि 90 दिन का इलेक्शन कमीशन को वक्त मिले और इलेक्शन बेहतर तरीके से हो सके। वो आईनी रास्ता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कायरा साहब, ये 60 और 90 दिन वाली बात, इसके ऊपर एक सवाल उठ रहा था और एक दूसरी बात है जिसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने भी इशारा किया और इसहाक डार साहब ने भी इशारा किया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की और साथ ही साथ इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट करके केयर टेकर सेटअप को जो इख्तियारात है उसके अंदर तौसीह करने की। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कायरा साहब? इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके आप हुकूमत के इख्तियारात बढ़ा सकते हैं या इलेक्शन कमीशन के? वो तो इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस से मुताल्लिक है, उसका केयर टेकर वजीर आजम से क्या ताल्लुक हुआ? और उसके ऊपर एक आईन पाकिस्तान है, उसके ऊपर अदालतें हैं, उसके ऊपर आप मीडिया वाले हैं। क्या ये ऐसे है कि किसी ने लिख दिया और वो हर पे आकर हो जाएगा? तो मुझे इस पर भी हैरानगी है कि ये कैसे मुमकिन है। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन से आप जो आइन है उसको अमेंड कर लेंगे
या आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस के साथ मुतालिक है उसमें आप केयर टेकर गवर्नमेंट के इख्तियार बढ़ा देंगे? ये कैसे होगा? कैसे होगा तो सवाल है कायरा साहब, लेकिन क्या सेक्शन 230 के अंदर अमेंडमेंट के चांसेस आपको एज अ पॉलिटिकल लीडर नजर आ रहे हैं? किस तरह की कोई तरमीम करने की कोशिश की जाएगी उससे पहले? के अंदर तरमीम होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं। उसके लिए बेशक ऑर्डिनेंस जारी करना पड़े, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करे, प्रोसेस को एम्पावर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो तरमीम है जमातों की मशावरत से होनी चाहिए। असेंबली से पास नहीं हो सकती, ऑर्डिनेंस से कर दे, ये तो अपनी जगह हो गया। लेकिन क्या किसी केयरटेकर गवर्नमेंट का दायरा कार, उसका स्कोप, उसका इख्तियार बढ़ाने की बात है? मेरी दानिश में ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर नहीं आता। राइट कायरा साहब, ब्रेक की तरफ जाएंगे क्विकली, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, क्योंकि एक तरफ चेयरमैन पीटीआई है, वो भी कुछ शिकायतें कर रहे हैं, उनके कुछ मामला है, उसको भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कमर ज़मान कायरा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के इम्कानात बहुत कवी होने लग गए हैं, और इतने कवी होने लग गए हैं कि अब लोगों को ये तशवीश है कि उनके लिए एक तो ये जो सियासी चैलेंजेस हैं, एक वो कानूनी चैलेंजेस हैं, उसके बाद फिर कुछ चैलेंजेस जो हैं वो हुकूमत की तरफ से बन गए। वो सारे चैलेंजेस को देखते हुए आपको लगता है कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से उनके लिए कोई इतना बड़ा दीवार खड़ी हो गई है कि उनको वाकई में मुश्किलात का सामना? यकीनन उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसमें तो कोई राय दुरुस्ती नहीं है। उनके लिए चैलेंजेस बहुत है, लेकिन ये चैलेंजेस उनके अपने हाथों से पैदा किए हुए हैं। ये किसी ने उन पे इम्पोज नहीं किए। किसी ने उनको नहीं कहा था कि पाकिस्तान की सालमियत पे चल दौड़ो। किसी ने उनको नहीं कहा था कि अपने लोगों को हलफ लेके उनको तैयारियां करवाओ कि आपने फौज के खिलाफ तहरीक करना है। किसी ने नहीं कहा था कि अपने कारकुनों को इस बात पे तैयार करो कि फौज की इंस्टॉलेशन पे हमला कर दो। किसी ने उनको नहीं कहा था कि अपने सोशल मीडिया गैंग के जरिए वो पाकिस्तान के इदारों पे हमलावर हो जाए। तो ये खुद उन्होंने किया है, उनके अपने कर्मों जर्मों का फल है। हाँ, अगर कोई इदारा, अगर हुकूमत, अगर कोई वजीर आजम उन पे पाबंदी लगाना चाहता है, उनके रास्ते में रुकावट खड़ी करना चाहता है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वो कानून को मतलूब है तो वो कानून को जाके जवाब दे। वो कानून से भागते फिर रहे हैं, वो खुद तो कहते थे कानून को जवाब दे। आज उनका बड़ा आसान रास्ता है, इलेक्शन के दिन करीब है, खान साहब पे जो इल्जामात है वो इन्वेस्टिगेशन जाहिर करे और आके अपना जवाब दे, और उनको अदालतों में जाए, अदालतों के अंदर जो उनका मुकदमा है पेश करें। अगर कानून को मतलूब होंगे तो एक और सूरत है, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन कायरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि पेश तो हो रहे हैं बहुत सारी अदालतों के अंदर, लेकिन उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है उन जमातों की तरफ से जो किसी ज़माने में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बड़ा खिलाफ बात किया करती थी। आप क्या समझती हैं? इमरान खान ने कह दिया तो हर पे असर हो गया। ये कुछ सहीफा उतरा है कि उन्होंने जो कहा वो सदाकत में वो अपनी। इमरान खान ने कितने सच बोले हैं तारीख में। वो तो कहते हैं यू टर्न सबसे बड़ा हथियार है। वो तो कहते हैं कि अपनी बात कह के मुकर जाना बड़ा आसान काम है। वो तो कहते थे मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, फिर कानूनी अंदर से साजिश हुई है। वो तो बड़ी बातें कहते रहे। ये भी ऐसी ही एक बात है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैंने कहा ना, जो कुछ उनके साथ इस वक्त हुआ है या हो रहा है उनके कर्मों जन्मों का फल है। आप जो याद कीजिए, हम तो खान साहब के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे थे जब वो गालियां दे रहे थे हमें, जब सारे रास्ते बंद कर बैठे, फिर भी हमने पीपल्स पार्टी उनके साथ मुज़ाकरात के लिए गई। हमने अपने साथियों को बड़ी मुश्किल तरीके से कायद किया कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए, डेडलॉक पैदा ना हो। उसके बाद अदालत आ गई, अदालत ने भी उसका किसी का पिटीशन आ गई अदालत में। हमने अदालत में जाके भी गुजारिश की, मैं खुद पेश हुआ अदालत में, मैंने खुद गुजारिश की अदालत से कि जनाब ये सियासी अमल है, आप इसको छोड़ दीजिए हमारे पास, इसको हमें हल करने दें। अगर खान साहब मुज़ाकरात शुरू हुए थे और मुज़ाकरात में चीजें फाइनलाइज हो गई थी, सिर्फ असेंबली तोड़ने की डेट तय हो रही थी और उसमें भी था कि जुलाई का पहला या जुलाई का चौथा हफ्ता। हमारी डिमांड चौथा हफ्ता, उनकी डिमांड पहला हफ्ता थी।
अगर तीसरी मीटिंग जिसको खान साहब ने रिकॉल कर लिया, अगर वो होती तो उसमें किसी दूसरे या तीसरे हफ्ते के दरमियान किसी डेट की कोई तारीख तय हो जानी थी, फिर ना 9 मई होता, ना उनके लिए ये गड़े खुदते, उनके लिए आसानियां पैदा हो जाती। अब हम बताएं हम क्या करें, हम तो यहां तक गए, उसके बावजूद खान साहब जो है उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन, कौन सी विक्टिमाइजेशन हुई है? दर्जनों केसेस में, उनके खिलाफ दर्जनों केसेस बने हैं, लेकिन दर्जनों से ज्यादा उनके खिलाफ सैकड़ों केसेस में उनको ब्लैंकेट जमानतें मिली हैं, उनको तारीख पे तारीख मिलती है, न वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, न वो इंक्वायरियां ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बावजूद उनको तारीखें मिल रही है। और उनको क्या चाहिए, कितना इंसाफ चाहिए? और उनको चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके अदालत में आए, उनको अदालतें इंसाफ देती है, जरूर ले। अच्छा कायरा साहब, लेकिन मसला ये है कि आपने फरमाया क्योंकि कि हम लोग पहले उनसे गुफ्तगू के बड़े कायल थे, हम लोगों ने बड़े इस बारे में अपने साथियों को भी मनाया, लेकिन अब तो गुफ्तगू की ट्रेन छुटती हुई नज़र आ रही है। अब तो पॉसिबिलिटीज़ में नज़र नहीं आ रहा कि गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात सर पे हैं। आज से चंद दिन बाद, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद हुकूमत ने तहलील हो जाना है और उसके बाद इंतखाबी अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जो अभी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इसके ऊपर जो इंतखाबात होंगे उसकी शफाफियत पर, उसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल नहीं उठेगा? उसको कैसे हम इंश्योर करें कि वो एक ऐसा इंतखाब हो जिसके ऊपर लोग सवाल ना उठा सके? जी हाँ, तो मुमकिन कोशिश होगी कि इंतखाबात गैर मुतनाज़ा, गैर बिल्कुल शफाफ हो, गैर मुतनाज़ा हो, हत्तुल इम्कान इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड हो। यही एक बेहतर वे फॉरवर्ड है। खान साहब खुद इससे भागते रहे। आज भी इलेक्शन के अमल को शफाफ होना है। हमारे मुल्क में हम ये कहें कि कोई इलेक्शन, अगला इलेक्शन जो होगा उसमें जीरो किस्म की लीकेज होगी या जीरो किस्म का सवाल उठेगा, तो ऐसा तो इलेक्शन शायद दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन हमारी कोशिश अपने हालात, अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के मुताबिक है कि कितने हमारे इदारों की कैपेसिटी है, क्या हमारी रियासत के रवैये हैं, उसके मुताबिक ही अपने फैसले करने हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि अगर कोई कानून को मतलूब नहीं है तो उसके रास्ते बिल्कुल मसदूद न किए जाए। खान साहब के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो कानून का रास्ता है वो तो कानून ने लेना है ना, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, एक और खबर जो गर्दिश कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने इंतखाबात को ऐसा करना है कि एक तसर भी साफ शफाफ होने का है, साफ शफाफ होने के साथ साथ, तो उसके लिए केयर टेकर सेटअप बड़ा ज़रूरी है। और केयर टेकर सेटअप के बारे में बड़ी मुतनाज़ा खबरें चल रही हैं इस टाइम पर। फ़िलहाल नाम जो इसहाक डार साहब का आया, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन भी आया, शहरी रहमान साहिबा का रिएक्शन आया, आपका रिएक्शन मैंने सुना। लेकिन फिर खबर ये आती है कि लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब अपनी ही पसंद की शख्सियत को केयर टेकर सेटअप का सरबराह लगाना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात के साफ शफाफ होने के ऊपर सवालात आ जाएंगे केयर टेकर सेटअप के, देन व्हाट? पहली गुजारिश तो यह है जी कि इस बात में कोई सदाकत नहीं थी। हमने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये नॉन सीरियस खबर है और इस तरह की बहुत सारी खबरें मार्केट में उड़ती रहती है। ये कोई बिल्कुल अभाम वाली बात नहीं थी, हमारी तरफ कोई अभाम नहीं था। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जब से डार साहब का नाम दिया गया, मैंने, बाकी लोगों ने, सबने ओपनली मीडिया में कहा कि ये खबर गैर संजीदा खबर है, इसको खबर के तौर पे ट्रीट नहीं करना चाहिए। अब हमारा मसला ये है कि खबर की तस्दीक के बगैर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया और संजीदा मीडिया जो बहुत आला काम कर रहा है वो भी उसको खबर के तौर पे लेके और एक ब्रेक करने की रेस में उस पर बहस शुरू कर देगा, तो नेचुरली फिर इस तरह के पैनिक माहौल बनेगा। वरना हमारी तरफ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना अभी नाम कोई डिस्कस हुए हैं। एक कमेटी मुस्लिम लीग ने कायम की, एक कमेटी हमारी तरफ से कायम हुई, बाकी जमातों के अंदर मशावरत हो रही है। अब मीडिया तो 6 महीने से बहस कर रहा था, कुछ खास मीडिया, लेकिन कि जी असेंबलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, ये गवर्नमेंट कयास आराइयां चल रही थी। लेकिन कायरा साहब, मसला ये है कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। आपने बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर इस बात की तरदीद कर दी। शहरी रहमान साहिबा आई, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर इस बात की तरदीद कर दी कि इसहाक डार साहब का नाम सामने आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन ना तो इसहाक डार साहब ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर तरदीद की, उन्होंने गोल गोल बात को घुमाया कि जी नहीं, मैं तो खुद नहीं आना चाहता सामने, मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से एक ओहदे के लिए अपने आप को पेश नहीं करता। उन्होंने दो टोक अल्फाज में मना नहीं किया, वो क्यों? फिर ये जी उसने इस तरह कहा तो उसका ये मतलब है, उसने ये कोई कैटेगोरिकल बातें हो जाएंगी, जब इसका वक्त आ जाएगा पता चल जाएगा।
लेकिन आपके लिए इस खबर की बहुत अहमियत हो सकती है कि क्या खबर ब्रेक हुई एक खबर रसां इदारे के तौर पर। मेरे लिए क्या खबर है, मुझे पता है कि ये खबर में कोई सदाकत नहीं है, और मुझे ये पता है कि असेंबली 8 तारीख को या 10 तारीख को या 13 तारीख को, तीनों में से किसी एक दिन टूट जानी है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 8 को टूटती है कि 10 को टूटती है या 13 को खत्म होती है, इसलिए कि 60 से 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है और कोई फर्क नहीं होगा। क्यों, अगर गवर्नमेंट बैठी होगी, हमारी गवर्नमेंट तो नहीं होनी, लिहाजा आप उस पर इतनी बहस कर रहे हैं कि जी देखें क्या हो रहा है, असेंबली नहीं फलां ने कह दिया 8 को टूटेगी, कोई कह रहा 10 को टूटेगी, तो ये आपकी खबरियत का एक तरीका और है, ये आपका तकाजा है, मेरा सियासी कारकुन के तौर पर तकाजा ये नहीं है। हाँ, आपके सवाल होते हैं, उसका जवाब हम जरूर दे देते हैं। राइट, कमर जमा कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। आने वाला वक्त बता भी देगा कि कौन सी खबर जो है वो वाकई में सच साबित होती है या नहीं होती है, लेकिन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ कानूनी पहलुओं के ऊपर डिस्कशन करनी है। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, दोनों वकला हैं। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सियासत के बाद अब ज़रा नज़र डालेंगे पाकिस्तान के कानूनी मंजरनामे पे, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कौन सी कौसो कज़ा जो है वो नमूदार हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस टाइम पर तकरीबन 200 के करीब केसेस भुगत रहे हैं, जिन केसेस के अंदर ECP की तौहीन और साथ ही साथ तोशाखाना, साइफर केस और 9 मई वाले वाक़यात वाले केसेस बहुत ज़्यादा कशीदगी और सीरियसनेस इख्तियार कर चुके हैं। तोशाखाना वाले केस के अंदर एक और शायद वादा माफ गवाह बन जाए, शायद एक और अप्रूवर सामने आ जाए। आज़म खान साहब की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC के बाद फराह खान, जिनको अमूमी लैंग्वेज के अंदर या अमूमी तौर पर फराह गोगी के नाम से जाना जाता है, वो भी अब शायद वादा माफ गवाह बन जाएंगी। उनके वादा माफ गवाह बनने के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इससे भी ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं जो इस टाइम पर उनके लिए हैं। ये भी याद रखें कि आज फर्द जुर्म आयद हो सकती थी इमरान खान साहब पे ECP वाले केस के अंदर, और अब वो अगस्त 2 तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ आज जो गिरफ्तारी का कहा गया था वो चेयरमैन PTI की पेशी की वजह से वो मामला भी फ़िलहाल के लिए टल गया है। अब ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के काले बादल तो मंडलाने लगे हैं, लेकिन ये किस हद तक नाअहली तक पहुंचेंगे, ये एक अहम सवाल है। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। अहमद अवैस साहब मौजूद हैं इस सेगमेंट के लिए और नवीद हयात मलिक साहब मौजूद हैं, दोनों सीनियर वकला हैं। अहमद अवैस साहब फॉर्मर एडवोकेट जनरल पंजाब भी रह चुके हैं। अहमद अवैस साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। महीने इलेक्शन कमीशन केस बड़े करीब गिरफ्तारी होते होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बचे हैं आज। अब वो इंडाइटमेंट वाला जो मैटर है, तो फर्द जुर्म आयद करने वाला, वो डिफर कर दिया गया अगस्त 2। क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी इमिनेंट है, नजर आ रही है आपको? देखिए, ये इनकी अपनी मनसूबाबंदी है, अदरवाइज ये कोई गिरफ्तारी वाला मसला नहीं है। ये गिरफ्तारी का मकसद क्या होता है, वो ट्रायल को इंश्योर करना होता है। जब कोई केस चल रहा हो तो उसमें ट्रायल को इंश्योर करने के लिए कि हर डेट के ऊपर ये ट्रायल के ऊपर ये हाज़िर होंगे और केस को करेंगे। और दूसरी तरफ ये ख़तरा होता है कि कहीं ये शख्स जो है, अगर इसको गिरफ़्तार ना किया गया तो ये भाग जाएगा और मिलेगा नहीं, छुप जाएगा कहीं पर। और तीसरा ये है कि इसको ये अगर मौका मिल गया, गिरफ़्तार ना किया, तो ये जो डॉक्यूमेंट सरकारी को रिकॉर्ड है उसमें टेम्परिंग करने का मुर्तकिब हो सकता है अपनी फेवर में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिसिंग है। वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, कहीं से पाकिस्तान से जाने का इरादा वो है नहीं, पासपोर्ट उनके पास जाने का नहीं है, वैसे भी उनका इरादा जाने का नहीं है। रिकॉर्ड सारा का सारा है जो वो उनके पास है इलेक्शन कमीशन के पास, तो उसको टेम्परिंग तो ये कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये सारी जो है ये सिर्फ एक खौफ पैदा करने के लिए सूरत हाल जो है पैदा की जा रही है कि शायद ये इस तरह से उसके जो है वो चेयरमैन PTI की नर्व ब्रेक हो जाएं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ी स्टील नर्व दी है उसे,
और वो नर्व इस तरह ब्रेक नहीं होगी, लेकिन ये तरीक़ेकार गलत है। एक आदमी जो इतने बड़े एक मनसब के ऊपर रहा है और उसको कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि यहाँ से एब्सकॉन्ड कर देगा। वो कोई नवाज शरीफ थोड़ी है कि यहाँ से इलाज के लिए जाएंगे और जाके एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएंगे वो, और वो वापस नहीं आएंगे। तो एक आदमी कैरेक्टर का है, वो ही हैज शोन वर्थ, ही हैज शोन कैरेक्टर। तो ये सारी ऐसे ये जो हैं वो उनको बनाने के लिए किया जा रहा है कि वो उनके नर्व्स को ब्रेक किया जाए। ठीक। अच्छा नवीद साहब, आपकी नज़र में भी ये सिर्फ और सिर्फ एक मंसूबा बंदी है? नवीद हयात मलिक साहब, आपकी नज़र में भी इसके अंदर कोई कानूनी जो बैकिंग है वो हासिल नहीं है इसको? क्योंकि ECP की अपनी तौहीन का केस, उसके बाद फिर तोशा खाना वाला केस, और अब एक और मामला आज़म खान साहब की स्टेटमेंट के बाद फ़राग खान जो फ़राग गोगी के नाम से मशहूर हैं, उनके वादा माफ़ गवाह बनने की भी खबरें आ रही हैं। सो ऐसी सारी सिचुएशन में आप भी इसको मंसूबा बंदी कहते हैं या फिर कानूनी तकाजे पूरे ना करना कहते हैं चेयरमैन PTI की तरफ से? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर मेरा ख्याल है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना हो तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जिनमें वो किसी वक्त भी वो बेल बिफोर अरेस्ट पे आर्गूमेंट्स होके वो डिस्कस हो सकती है, बाकी किसी जगह गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त इनकी कोई ये प्लानिंग है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। तो हरास की सजा रखना और बात है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल मुझे नजर आ रही है वो यही है कि जो भी मुकदमात चल रहे हैं, कोशिश यही है कि उनको मुकम्मल ट्रायल के बाद अगर उनको कोई ऐसी एविडेंस आती है सामने तो उनको प्रॉपर कन्विक्ट किया जाए, तो बजाय इसके कि उनको गिरफ्तार करके कोई ऐसी सिंपैथी की फजा उनके लिए कायम की जाए। मेरा ख्याल है कि उनका ये प्लान ही नहीं है उनको गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करना होता तो शायद बहुत पहले हो चुके होते। यानी आपकी नज़र में इन सारे केसेस के अंदर इतना मवाद है, लीगल मवाद है कि गिरफ्तार किया जा सकता है आराम से? जी, गिरफ्तार तो किसी टाइम दे दी जाए। देखिए, मुकदमात कई ऑफेंसेस होते हैं जो बेलेबल होते हैं, कई ऑफेंसेस होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं। बेहतर समझती है आप, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं दी जाती है अक्यूज को, बट दैट इज अ ग्रेस एंड कंसेशन फ्रॉम द कोर्ट। और कोर्ट किसी भी टाइम इन पे इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये 150 केसेस के करीब से ज्यादा ये बेल बिफोर अरेस्ट पे है मुकदमात। और बेल बिफोर अरेस्ट मुकदमात होते हैं उनमें 1 या 2 डेट्स ऑफ हियरिंग होती है। हमारे सीनियर काउंसिल भी मौजूद है, वो भी तायद करेंगे इस बात की कि बेल दायर होती है, उनको टाइम दिया जाता है कि वो शामिल तफ्तीश हो, और उसके बाद 1 या 2 डेट के बाद उस पर आर्गूमेंट्स करने के बाद उसका डिसीजन कर दिया जाता है। तो ये जो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंडिंग और इस तरह की जो चीजें हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त इनका ये प्लान नहीं है कि गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने का ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं। गॉट योर पॉइंट। अच्छा अहमद अवैस साहब, इस टाइम पर स्पेशली जब आजम खान साहब का वो अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC के तहत जो स्टेटमेंट आई, उसके बाद एक थरथल्ली मच गई इस्लामाबाद में कि चेयरमैन PTI के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल अब खड़े होंगे, क्योंकि आज़म खान साहब वो शख्सियत थे जो चेयरमैन PTI के बड़े साथ थे। कुछ उनकी ऑडियोज़ भी सामने आई थी जिसके अंदर वो साइफ़र वाला मामला, उसको किस तरीके से प्ले अराउंड करना है अमेरिका का नाम लिए बगैर, वो सारी चीज़ें भी थी। अब एक और नाम सामने आ रहा है और वो नाम भी चेयरमैन PTI के करीब रहे हुए हैं, उनकी अहलिया के करीब रहे हुए हैं, और वो हैं फ़राह खान साहिबा, जिनको फ़राह गोगी के नाम से जाना जाता है नॉर्मली। आपकी नज़र में अगर उनका भी कोई इस तरह का स्टेटमेंट आ जाती है जो सेक्शन 164 के तहत हो, या वो भी वादा माफ़ गवाह बनना चाह रही हों, अप्रूवर बनना चाह रही हों, तो फिर क्या आपको लगता है कि केसेस स्पेशली साइफ़र वाले केस में फिर ये ऑब्वियसली जो फ़राह साहिबा आएंगी वो तोशा खाना वाले केस के अंदर आ सकती हैं, करप्शन की किसी चीज़ के अंदर आ सकती हैं, आपको लगता है कि मसाइल बढ़ जाएंगे खान साहब के लिए? मेरा ख्याल में मसाइल पहले ही बढ़े हुए और कोई बढ़ नहीं सकते हैं। वो कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट जिस तरीके से आज़म खान के रिकॉर्ड हुई है, पहले 1-1.5 महीना वो डिसअपियर हो गए, वो कहाँ डिसअपियर हुए, कहाँ रहे, कहाँ से उनको लाया गया, कौन लेकर आया उनको, और उनको कैसे वहाँ पे एक अदालत के अंदर पेश किया गया, वो अदालत कौन सी थी, ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं जिनका कोई अभी आंसर नहीं है। हाँ, इसका आंसर किस वक्त आएगा, अगर ये मैटर जो है जब ट्रायल में जाएगा तो वादा माफ़ गवाह जो होता है उसको एक तो ही इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, नंबर 1। नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट जो होती है 164 की,
वो इंडिपेंडेंट गवाहों के साथ उसकी करॉबोरेशन होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो इसकी वैल्यू कोई नहीं है। और ये सब सवालात के जवाब जो हैं कि ये अंडर क्वेश्चन एक आदमी को पहले आपने दबा लिया 1-1.5 महीना, उसको किस कैफियत में रखा, ये जब सामने आएगा तो बात होगी। फिर उसके बाद उसको जब आपने फाइनली उसको वतन माफ गवाह क्यों बना दिया, वो टेम्पटेशन क्या थी, और उसके बाद ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। तो ये सारी बातें जो हैं ये तो उनके इमरान खान के पीटीआई चेयरमैन के केस को मजबूत करती हैं और बताती हैं कि इनफैक्ट ये उनके खिलाफ कोई केस बिल्ड नहीं कर सके और आर्टिफिशियल और फैब्रिकेटेड तरीके से केस को बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है बनाने के लिए। इसी तरह से वो फरा की बात भी आप कर रहे हैं कि अब अगर उसको भी इस किस्म की किसी स्टेटमेंट में लेकर आएंगे तो वो भी यही बात है कि किसी आदमी कोई अपने खिलाफ कोई स्टेटमेंट अगर कोई देता है आकर रिकॉर्ड करवाए तो इसमें ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है कि किसी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए। तो ये सारी बातें जो हैं ये ट्रायल के टाइम के ऊपर सामने आएंगी और मेरे ख्याल में कि ये पीटीआई के चेयरमैन के केस को मजबूत करेगी, खराब नहीं करेगी। अच्छा अहमद अवैस मैं साहब, समझता हूँ जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि ये सारा अगर सेक्शन 164 के तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है उसके अंदर कुछ प्रोसीजरल मिस्टेक्स सामने आ जाती हैं, जिसकी तरफ एक आपने भी इशारा किया कि 1 महीने से एक शख्स गायब है और बाद में वो सामने आता है 19 जुलाई को और वो कहता है कि जी मैं तो अपने दोस्त के घर रह रहा था, और वो फिर कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने लेकर आता है, वादा माफ गवाह बनता है, वो इमरान खान साहब ये चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट जो है वो अप्रूवर बनने की तरफ चला जाता है, और फिर एक दूसरी शख्सियत। आपके नज़र में अगर प्रोसीजरल इशू हुआ तो क्या फिर भी ये स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एडमिसिबल होगी एज एविडेंस इन कोर्ट? नहीं, एडमिसिबल तो हो गई लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं होगी। मैं ये देखे ना, स्टेटमेंट तो उसने दी हुई है, इट्स पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे वो ये वहाँ पेश तो होगी, लेकिन सवाल ये है कि इसकी इंडिपेंडेंस कॉरपोरेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है। और इन सवालात जो मैंने बहुत सारे उठाए हैं, इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं वो सामने आएंगे जिनके जवाब देने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। ठीक कि एक शख्स जो है अपने दोस्त के घर रहता है, वो 1.5 महीने के बाद उसको क्या ख्याल आ जाता है कि मैं चल के कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दूँ। ये ऐसा भोंडा अंदाज जो है, ये पता नहीं किसने मशवरा दिया है कि इस अंदाज में कि इंसान जिस वक्त पावर इंटॉक्सिकेटेड होता है ना तो वो भूल जाता है कि वो लॉजिक एंड रीजंस क्या चीज़ है। इसीलिए कहा जाता है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स द जजमेंट ऑफ रीजन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। राइट, एंड इट गोस फॉर एवरीबॉडी ऑफ कोर्स। ये मेरे ख्याल में ये जो राइट अच्छा नवीद साहब, एक बात बड़ी अब तशवीशनाक है, और वो ये कि वो लोग जो किसी ज़माने में खान साहब के बहुत ही करीब थे, और ये मुझे पता है, ज़ाती तौर पर पता है कि 3 लोगों के बारे में तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो रवाबित थे इमरान खान साहब के वो ख़राब होने की वजह थे। एक उस्मान बुज़दार थे, एक ही आज़म खान थे, एक महमूद खान थे। लेकिन आज़म खान साहब के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि वो अक्सर औकात चीज़ें जो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए थी उनको बड़ा तड़ोड़ मड़ोड़ के पहुंचाया करते थे, यहाँ तक बात थी। फिर उसके बाद जैसे ही मामला वज़ारत उज़्मा से हटने का आया तो फिर फ़रा ख़ान, उनके हस्बैंड, और वो वाले मामला, तोशा खाना वाले मामला, फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम भी आता रहा, वो सारे नाम आते रहे। अब एक वो शख्सियत जिनकी वजह से खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से चपकलिश थी, या तनाव था, या इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे, और एक वो शख्सियत जो कि तोशा खाना के अंदर बड़ी पेश थी, फ़रा साहिबा। अगर आज़म खान साहब के बाद फ़रा खान साहिबा की भी स्टेटमेंट आ जाती है, देन व्हाट, क्या रेपरकशंस होंगे? देखिए, हमेशा जो इंसान होता है वो शायद दुश्मनों से इतनी मार नहीं खाता जितनी अपने करीबी दोस्तों से खाता है। तो ये जो है, ये जाहिर बात है, वो लोग हर वक्त इनके साथ होते थे और उनके हर एक चीज़ से वाकिफ थे, और उनकी अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो इमरान खान के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और जो मुकदमा उनके खिलाफ है, चाहे वो तोशा खाना रेफरेंस है या ये दूसरा मुकदमा है, उसमें ऑफ कोर्स कोई ऐसी एविडेंस ये कंसिडर की जाएगी जिस बिना पे कल इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला किया जा सके। तो ये इनकी स्टेटमेंट काफ़ी रेलेवेंट होगी, और मैं ये समझता हूँ वो काफ़ी उस पर डिपेंड करेंगी प्रोसिक्यूशन, अगर कोई इस तरह की एविडेंस आ जाती है। राइट, मतलब ऐसा नाअहली की न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही थी कुछ अरसे से,
कुछ लोगों ने खान साहब के जो करीब थे, पीटीआई चेयरमैन के जो करीबी लोग थे, उन्होंने भी कहा नाअहली तो हुई, अब ये तो मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता इंतखाबात के करीब ताकि इंतखाबात में का हिस्सा ना बन सके। आपको कोई नाअहली के इम्कानात अब नजर आते हैं? मुझे तो इम्कानात जो हैं वो अब कम होते नज़र आ रहे हैं। अगर गिरफ्तारी उनकी होनी थी, नाअहली की सूरत हाल थी, तो ये इतने अरसे से मैटर जो थे चल रहे थे, चलाए जा रहे थे, ये उस वक्त हो जाना चाहिए था। असल में उनको ये बाद में एहसास हुआ, मुझे लगता है ऐसा है, इनका पहले ख्याल था कि जी हम बात ये फ़ौरन पार्टी का भी बैन करेंगे, और वो जैसे आपने वो डीजी ISPR की स्टेटमेंट बार बार जिस अंदाज में आई थी, जिस टोन के अंदर वो गुफ्तगू हो रही थी, तो उनका ख्याल था कि ये सब कुछ जो है सब मलियामेट हो जाएगा और सब के सब ये गिरफ्तार हो जाएंगे, आर्मी कोर्ट के अंदर इनका ट्रायल होगा, मिलिट्री कोर्ट में, और इनको सबको सज़ा हो जाएगी, पार्टी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद बड़े आराम से हम इंतखाब कराएंगे और मामला ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया और जो जो उनको कानून के जब डिटेल्स सामने आती रही, तो उनको पता लगा कि भाई ये पार्टी तो बैन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर PDM ने बैन करनी होती है हुकूमत ने, तो वो बैन कर चुकी होती। अगर फ़ौज ने बैन करना होता तो फिर भी कर चुकी होती। अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होता कि वो इसको पार्टी को बैन कर सकते हैं तो वो भी कर चुके होते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो इसको बैन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो पार्टी अगर बैन नहीं होगी तो किसी को अगर आपने वक्ती तौर पर नाअहल करार भी दे दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं होगा। वो एक आदमी जो है वो जेल में भी उतना ही ताकतवर होगा, जेल से बाहर है वो सो लॉन्ग ही इज़ अलाइव, उनका उसकी एक स्टेटमेंट जो है या एक इनडायरेक्ट भी स्टेटमेंट सामने आ जाती है। आप आजकल देख लें उनकी स्टेटमेंट, जो अगर वो सोशल मीडिया में जिस अंदाज में उनकी कोई तकारीर ये चीज़ें आती हैं, तो वो एक ही दिन में वो लाखों लोग सुनते हैं उसको। तो इसलिए ये सारी बातें जो हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो ही इलेक्शन की तारीख आ रही है करीब, ये डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली की, और जो ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी और केयर टेकर सेटअप आएगा, नए एब्सोल्युटली नए डायनेमिक्स डेवलप होंगे, और वो नए डायनेमिक्स जो डेवलप होंगे वहाँ पे इनको डिस्क्वालीफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा और इनको कंटेन करना भी, इलेक्शन कैंपेन से रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और फिर वो आपको पता लगेगा कि ये सारी पार्टियां जो हैं इनकी ये किधर खड़ी क्या हैसियत है और PTI की हैसियत क्या है। ठीक। अच्छा, नवीद मलिक साहब, आपकी नज़र में भी जब ये असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी तो उसके बाद फिर कानूनी डायनामिक्स भी तब्दील हो जाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली कानून के मैटर्स या केसेस तो अदालतों के अंदर चल रहे हैं, सियासी डायनामिक्स के साथ क्या मुंसलिक किया जा सकता है इनको? देखिए, जो कानूनी मामलात है वो तो अदालतों में चलते हैं और हुकूमतों के तब्दील होने से उन पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इंसाफ का तकाजा यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जब कोई अपोजिशन में होता है तो उस पर मुकदमात ही मुकदमात और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और कुछ अर्से बाद जो गवर्नमेंट पे आता है तो एकदम वो सारे मुकदमात खत्म हो जाते हैं। क्यों समझ नहीं आती वो किस मुकदमे में कब बरी हो गया और कब मुकदमा विड्रॉ हो गया। तो ये यहाँ पे ज़रूर साथ है, लेकिन होने नहीं चाहिए। अदालतें गैर जानबदार होती हैं और हुकूमतों के तब्दील होने से मुकदमात पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तो जो अभी जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से अगर ऐसी एक गवर्नमेंट खत्म होगी तो जाहिर बात है अगर कोई ऐसी गैर जानबदार हुकूमत आई और जो दोनों को या सब पार्टियों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उस तरह की कोई चीज़ उन्होंने मुहैया की, तो मेरा ख्याल है कि शायद कुछ असर जरूर पड़े। राइट, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नवीद हयात मलिक साहब, अहमद अवैद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।